स्वागत है आप लोगों का न्यू स्टडी मेनिया में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 का दिसंबर महीना का मासिक मूल्यांकन, यानी कि माह दिसंबर का मूल्यांकन मंथली असेसमेंट क्लास 7 का। और ये आप लोगों का 60 नंबर का होगा टोटल। और स्टार्टिंग में दिया हुआ है हम लोगों को हिंदी विषय के बारे में, तो हम लोग देखते हैं पहले हिंदी विषय का। तो शुरुआत में हम लोग को देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है, यानी कि हिंदी में इनका ध्यान से दिया हुआ है। इसे आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। फिर नीचे में कुछ इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लोग फिर उसका उत्तर देना है। तो देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। पहला प्रश्न में बोला है कि कुम्हार ने माटी के साथ अपना कैसा रिश्ता बनाया है। अगर आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे और इसे समझेंगे तो आप लोगों को आंसर मिलेगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है अहंकार वाला, या फिर लोभ वाला, या फिर अलगाव वाला, या फिर प्रेम और लगाव वाला। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रेम और लगाव वाला। अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न। और दूसरा प्रश्न में दिया है कि सजात्मक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, मतलब इसका लास्ट में कौन सा शब्द से मिलके बना है। तो ये आपका हो जाएगा आत्मक। इसका ऑप्शन सी सही आंसर है, इसे आप लोग टिक कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न में दिया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। यानी कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है फूल हो गया, निद्रा, प्रकाश, संसार और लास्ट है पुत्र। तो इन पांचों में से आप लोगों को सिर्फ किसी दो का दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो इसका उत्तर में देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर उन सभी का पर्यायवाची शब्द लिख रखा है, दो दो वो भी। तो आप लोगों को इनमें से सिर्फ किसी दो का ही लिखना है। जैसे कि पहला था फूल, तो उसका होगा, पहला होगा पुष्प, दूसरा हो जाएगा कुसुम, और दूसरा था निद्रा, तो इसका हो जाएगा नींद और शयन। और था तीसरा प्रकाश, तो इसका हो जाएगा ज्योति और चमक। और संसार का हो जाएगा दुनिया, जग। और फिर पुत्र का हो जाएगा बेटा और लड़का। तो इन पांचों में से आप लोगों को सिर्फ किसी दो का लिखना है। अब कोई भी दो का लिख सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न में दिया है कि जो कुंभकार होते हैं, तो कुंभकारों की नई पीढ़ियां कुंभकारी के पेशे को क्यों नहीं अपनाना चाहती है। तो इसका आप लोगों को उत्तर देना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि जो कुंभकार होते हैं, यानी कि कुंभकारों की नई पीढ़ियां कुंभकारी के पेशों को नहीं अपनाना चाहती है, क्योंकि अब पहले जैसा लोगों के हृदय में, यानी कि दिल में, कुंभकारों के द्वारा बनाए गए वस्तुओं को खरीदने की इच्छा नहीं रही, इसलिए वे लोग अपनाना नहीं चाहते हैं। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम लोग देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न में हिंदी बुक का कोई कविता का यहाँ पर पैराग्राफ लिखा हुआ है, और इसका अर्थ आप लोगों को लिखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने बीज और उनके अंदर में छिपी शक्ति को उजागर करने का प्रयास किया है। कवि के अनुसार मिट्टी के अंदर कोदो और सरसों के समान छोटा से छोटा बीज ना तो मिट्टी बनता है, ना ही खो जाता है। उस छोटे बीज में डाली, तना, जड़ और पत्ते छिपे हुए होते हैं, और उसमें विविध प्रकार के रंग रूप वाले फल और फूल होते हैं। साथ ही साथ हरियाली का पूरा संसार होता है। जिसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। हम लोग अब देखेंगे इंग्लिश विषय का। और इसमें क्या करना है कि यहाँ पे कुछ लाइन लिखा हुआ है, इसको आप लोगों को ध्यान से देखना है और ध्यान से पढ़ना है। फिर नीचे का दो प्रश्न का उत्तर देना है। तो इसका पहला जो प्रश्न है, फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है कि इन विच ईयर डिड मंडेलाज फादर डाई, मतलब कि जो नेल्सन मंडेला के पिताजी कौन से साल में मरे थे, यानी कि कौन से साल में उसकी मृत्यु हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1930 में, यानी कि 1930 में। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट लाइन में यहाँ पर लिखा हुआ है कि नेल्सन मंडेला का जन्म कब हुआ था, 18 जुलाई 1918 में। और जो उसके पिताजी थे वो डाई हुए थे, मतलब कि मरे थे कब, जब वो 12 साल के थे। ठीक है, जब वो 12 साल के थे नेल्सन मंडेला, तब मरे थे।
यानी कि 1930 में। इसे आप लोग टिक कर लीजिए। हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न को। तो दूसरा प्रश्न पूछा है कि इन विच ईयर वाज नेल्सन मंडेला इलेक्टेड एज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ ANCIL, ठीक है, यानी कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यूथ लीग। इसमें कब वो चुने गए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1950 यानी कि 1950 में। हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न में बताना है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट फॉर द डाइंग पीपल अकॉर्डिंग टू द पोएम वी आर द वर्ल्ड, यानी कि आप लोगों का जो एक बुक में पोएम है इंग्लिश के बुक में वी आर द वर्ल्ड, उसमें क्या बताया गया है कि ग्रेटेस्ट गिफ्ट क्या है मरते हुए लोग के लिए, तो उसका आप लोग को लिखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर ये हो जाएगा आंसर में कि द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ ऑल फॉर द डाइंग पीपल इज टू एक्सटेंड योर हैंड सो दैट लाइफ कैन बी सेव्ड। यहाँ पे एफ लिखा हुआ है, इसे आप लोग ठीक कर लीजिएगा। ये लिखा हुआ है FOR 4 लिखा हुआ है। अब लोग बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न बताना है कि व्हेन कैन अ चेंज ट्रूली कम अकॉर्डिंग टू द पोएम वी आर द वर्ल्ड, यानी कि वी आर द वर्ल्ड जो पोएम है उसके अनुसार बताना है कि व्हेन कैन अ चेंज ट्रूली कम अकॉर्डिंग टू द पोएम। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका आंसर यह होगा कि व्हेन यू आर डाउन एंड यू सी नो होप एट ऑल वी शुड स्टैंड टुगेदर एज वन सो दैट नो वन कैन रियलाइज दैट देर इज नो वे टू कम आउट ऑफ डिस्ट्रेस। ये इसका आंसर है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न में क्या करना है कि फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि जो खाली स्थान दिया हुआ है इसे भरना है। और इसे भरना किस प्रकार से, यहाँ पे जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को भरना है। अब देखते हैं हम लोग इसका क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट में कि लिखा हुआ है आई, फिर दिया हुआ डैश, फिर द जॉब। अब यहाँ पे क्या भरना है, वहाँ लिखा हुआ है कि पास्ट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लीव, यानी कि लीव का पास्ट परफेक्ट फॉर्म जो होगा वो यहाँ पे आप लोगों को फिल करना है। हम लोग देखते हैं इसका उत्तर। तो पहला का उत्तर क्या हो जाएगा कि आई हैव लेफ्ट द जॉब, ठीक है, क्योंकि लीव का पास्ट परफेक्ट होता है लेफ्ट और पास्ट परफेक्ट है तो इसमें अकेले दिया रहता नहीं, साथ में हैव या हैज लगता है, यहाँ पर हैव लगेगा तो इसका हो जाएगा हैव लेफ्ट। और दूसरा में क्या बोला है कि माई फादर, फिर डैश दिया हुआ था, फिर द वेजिटेबल। और इसमें क्या भरना है आप लोगों को, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय, ठीक है, यानी कि बाय का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ यहाँ पर लगाना है आप लोगों को। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हैज़ बीन बाइंग, यानी कि माय फादर हैज़ बीन बाइंग द वेजिटेबल्स। और तीसरे में क्या हो जाएगा, द गेस्ट अराइव्ड, इसलिए क्योंकि इसमें आप लोगों को थर्ड नंबर में अराइव का भरना था प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा अराइव्ड। और चौथा में क्या होगा, अ स्पीच डिलीवर्ड बाय आवर चीफ गेस्ट, यहाँ पर डिलीवर्ड इसलिए होगा क्योंकि इस जगह पे क्या भरना था, प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म भरना था, वो भी डिलीवर का जो कि होता है डिलीवर्ड। तो इसी के साथ ये हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब देखेंगे गणित विषय का और देखते हैं इसका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न में दिया है कि दिए आकृति में M और N, यानी कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन समांतर रेखा है और L तिर्यक छेदी रेखा, यानी कि ये वाला लाइन। इस आकृति के आधार पर कौन विकल्प सही है, मतलब कि ये वाला फिगर के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है ये हम लोगों को बताना है। देखते हैं पहला ऑप्शन। पहला में बोला है कि एंगल 1 = एंगल 6, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होते हैं क्या, ये तो नहीं होता है। दूसरा 3 और 8, यानी कि ये और ये भी नहीं। 7 और 1, ये वाला और ये वाला, हाँ ये तो बराबर होते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। डी भी चेक कर लेते हैं, 5 और 2, ये तो बराबर नहीं होते हैं, तो इसमें आप लोगों का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसे आप लोग टिक कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न बोला है कि रेखाएं M और N तथा रेखाएं P और Q आपस में समांतर है, तब कौन x का मान क्या होगा ये बताना है। यानी कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों पैरेलल है और ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों पैरेलल है।
इसके आधार पर बताना है कि x का मान कितना होगा। और यहाँ पर दिया हुआ है कि ये वाला जो कोण है ये 85 है, यानी कि ये वाला कोण भी 85 हो जाएगा इस फिगर के अकॉर्डिंग। अगर ये वाला 85 है तो ये वाला कोण भी कितना होगा, ये वाला कोण भी 85 हो जाएगा। अब ये वाला 85 है तो यानी कि 85 प्लस x यानी कि ये वाला कोण इक्वल टू कितना होगा 180। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप निकाल लेंगे x के वैल्यू तो x कितना आ जाएगा आप लोगों का, 180 में 85 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 95, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर है, इसे आप लोग टिक कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहाँ तीसरा प्रश्न में दिया है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर BC और एंगल B इक्वल टू 100 डिग्री है, कौन C का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि ये वाला फिगर में जो हम देख रहे हैं इसमें ABC दिया हुआ है, इसमें AB यानी कि ये वाला भुजा ये वाला भुजा और ये वाला भुजा दोनों आपस में बराबर है, ये वाला कोण 100 डिग्री दिया हुआ है। अब हम लोग को बताना है कि इस कोण C का क्या मान होगा, यानी कि एंगल C का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए आप लोग इस प्रकार से बनाना है। पहले आप लोग को लिखना है कि AB बराबर BC है, जो कि हम लोग को दिया हुआ है कि ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों बराबर है, ठीक है। और एंगल B 100 डिग्री है, ये भी दिया हुआ है। यानी कि अगर दो भुजा बराबर है तो ये एक प्रकार का समद्विबाहु त्रिभुज है, ये तो आप लोग जान गए। इसलिए एंगल A इक्वल टू एंगल C, क्योंकि जो समद्विबाहु होते हैं उसके ये वाले दो कोण आपस में बराबर होते हैं। यानी कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितने होंगे 180। और एंगल A को हम लोग एंगल C लिख सकते हैं क्योंकि एंगल A और एंगल C दोनों बराबर है। तो इस प्रकार से हो जाएगा इक्वल टू 180 होगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग कोई भी ट्रायंगल का होता है 180। तो यहाँ पे हो जाएगा अब 2C इक्वल टू कितना 80। तो यहाँ से फिर एंगल C निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 40 डिग्री। ये आप लोगों का आंसर होगा, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न में दिया है कि AB और CD समांतर रेखाएं हैं, यानी कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन। तो आकृति में दिए माप के आधार पर एंगल FEG का माप ज्ञात कीजिए। तो एंगल FEG यानी कि ये वाला कोण ज्ञात करना है। तो देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन। तो ये किस प्रकार से बनेगा, देखिए ये वाला जो लाइन है AB और ये CD, ये क्या आपस में समांतर रेखाएं हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि एंगल AEG यानी कि ये वाला कोण जो है 45 वाला, AEG यानी कि ये वाला एंगल, ये बड़ा वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल और फिर ये वाला एंगल कौन सा EGD, ये दोनों बराबर होंगे। यानी कि क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये अंतःकोण है। और फिर यानी कि दोनों अंतःकोण क्या होते हैं कि बराबर होते हैं, तो यहाँ लिख दिया बराबर है। अब 45 प्लस एंगल FEG इक्वल टू 125 डिग्री होगा, क्योंकि ये वाला एंगल और कौन सा एंगल, ये वाला एंगल इक्वल टू होगा इसके, और एंगल FEG इस प्रकार से निकल जाएगा। फिर दोनों को माइनस कर देंगे तो 80 डिग्री आ जाएगा। ये इसका आंसर है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न में बोला है कि सोनी के दादाजी की उम्र सोनी की उम्र का 5 गुना है, दोनों की उम्र का अंतर 60 वर्ष है, सोनी और उसके दादाजी का उम्र क्या है ये बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा इस प्रकार से, इसका उत्तर लिखना है आंसर में। पहले मानना पड़ेगा कि माना सोनी की उम्र कितना है x वर्ष, तो इसलिए इसकी दादाजी की उम्र कितना हो जाएगा 5x, क्योंकि सोनी की उम्र से 5 गुना था। प्रश्न के अनुसार दिया है कि दोनों का अंतर कितना होगा 60, तो यहाँ से हम लोग 4x का वैल्यू आ जाएगा 60। इससे हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे जो कि आएगा 12। तो सोनी की उम्र कितना होगा 12 वर्ष, और उसकी दादाजी की उम्र 5 × 12, क्योंकि दादाजी की उम्र 5 गुना था, तो हो जाएगा 60 वर्ष। ये इसका उत्तर है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। हम लोग अब देखेंगे विज्ञान विषय का, और देखते हैं इसका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में किस रंग के वर्णक के द्वारा सौर ऊर्जा को संग्रहित किया जाता है। इसका ऑप्शन है लाल, हरा, पीला, नीला। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इसे आप लोग टिक कर लीजिएगा। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न पूछा है कि किस पौधे में स्वपोषण और विषम पोषण दोनों तरह की पोषण विधि पाई जाती है।
इसका ऑप्शन है लाइकेन, कीटभक्षी पौधे, अमरबेल और फलीदार पौधे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कीटभक्षी पौधे। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न में पूछा है कि चक्रवात के आने की संभावना किन क्षेत्रों में ज्यादा होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि समुद्र के तटीय क्षेत्रों में चक्रवात आने की संभावना अधिक होती है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न में बताना है कि पौधों के रंग बिरंगी पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया यानी कि क्रिया होती है, वो कैसे होती है, ये आप लोगों को बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि रंग बिरंगी पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे या अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग को ढक देते हैं, यानी कि ढक लेते हैं। इसलिए इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी कि जो क्लोरोफिल का जो हरा रंग होता है उसे बाकी रंग वाले ढक लेते हैं, लेकिन उसमें क्लोरोफिल तो होता है, इसलिए उसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। देखते हैं हम लोग आखिरी प्रश्न। इसका पांचवा प्रश्न में दिया है, समझाइए कि कपड़े के बैनरों और धातु की चादर से बने विज्ञापन पटों में छिद्र क्यों किए जाते हैं। और इसमें एक और ऑप्शन दिया आप लोगों को अथवा में, या तो इसे बनाना है या तो इसे। नीचे वाला प्रश्न दिया है कि आप पत्ती में स्टार्च यानी कि मंड की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे। तो इन दोनों में से आप लोगों को आसानी पड़ेगा, यानी कि आसान होगा ये वाला का उत्तर देना। इसमें आप लोगों को बहुत लिखना पड़ेगा। तो देखते हैं हम इसका उत्तर। इसका उत्तर में क्या लिखना है 5 का कि कपड़े के बैनरों और धातु की चादर से बने विज्ञापन में छिद्र दिए जाते हैं ताकि हवा का आना जाना आसानी से हो सके या हो पाए, जिससे बैनर या चादर के विज्ञापन को क्षति ना पहुंचे। इससे विज्ञापनों की आयु भी बढ़ जाती है। ये आप लोगों को साइंस का खत्म हो गया। अब हम देखते हैं अगला। हम लोग अब देखेंगे सामाजिक विज्ञान का। और देखते हैं हम लोग इसका पहला प्रश्न में दिया है कि बाजार में कारखाना मालिक से लेकर थोक व्यापारी, खुदरा या फुटकर व्यापारी तक व्यापारियों की एक लंबी श्रृंखला होती है। थोक व्यापारी कहाँ से बड़ी मात्रा में सामान खरीदते हैं। इसका ऑप्शन दिया है किसानों या कारखानों से, या मॉल से, या ऑनलाइन शॉपिंग से, या बैंक से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि किसानों या कारखानों से। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न में पूछा है कि भारत जैसे गर्म, आर्द्र एवं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अक्सर तड़ित झंझा विकसित होते रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बिजली कौंधती है और ध्वनि उत्पन्न होती है। यानी कि तड़ित झंझा का क्या अर्थ है ये बताना है। तो इसका ऑप्शन दिया है गर्जन के साथ हल्की वर्षा, या फिर गर्जन के साथ भारी वर्षा, या फिर भारी वर्षा नहीं होना, या फिर सिर्फ गर्जन होना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गर्जन के साथ भारी वर्षा। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न में दिया है कि जादूपटिया शैली क्या है। ऑप्शन है एक गांव है, या लोक कला, लोकगीत, या लोक नृत्य। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जादूपटिया एक लोक कला है। ठीक है, इसे आप लोग टिक कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न में दिया है कि वर्तमान में लोग कीमतों का भुगतान डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के द्वारा कर रहे हैं। अगर आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने का दिया जाए तो किन जगहों पर इनका उपयोग करेंगे, ये आप लोगों को बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अगर हमें डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना होगा तो हम इसका उपयोग बड़े दुकानों, मॉल, ऑनलाइन शॉपिंग करने में आदि कामों में करेंगे। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। देखते हैं अगला प्रश्न। पांचवा प्रश्न में पूछा है कि पवन धाराओं के प्रवाह की दिशा में लगातार परिवर्तन होता रहता है,
जिसके प्रमुख कारण क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पवन धाराओं का उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बढ़ना, यानी कि बहना और पृथ्वी का घूर्णन, ये सभी आदि मुख्य कारण है। ठीक है, यहाँ पे आदि लिखा हुआ है, आदि मुख्य कारण है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखते हैं अगला प्रश्न। छठा प्रश्न पूछा है कि झारखंड की भाषा परिवार में शामिल भाषाओं के बारे में बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि झारखंड में हिंदी राजभाषा के रूप में है। इसके अलावा झारखंड में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं में अधिक विविधता है। झारखंड में 26 जनजातियां हैं और इनकी भाषाओं भी अंतर है। ठीक है, यहाँ की प्रमुख भाषाओं में हिंदी, बांग्ला और नागपुरी शामिल है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। और इसी के साथ ये वाला वीडियो समाप्त होता है, क्योंकि संस्कृत का मेरे पास प्रश्न नहीं था। मुझे जो बच्चों ने प्रश्न भेजा उससे मैंने वीडियो बना दिया। अगर आप लोगों के पास होगा तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा व्हाट्सएप का, उस पर सेंड कर सकते हैं, मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। तब तक के लिए आप लोग इसका प्रैक्टिस करें।